हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। तेज ये चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। आगे की स्टोरी दूसरे चैनल पर आएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कम्युनिटी पोस्ट पर भी है। एक्श की स्टोरी चैनल नेम है। शिवी की बात सुनकर आस्था को बहुत बड़ा झटका लगता है, तो आस्था शिवी से हैरानी के साथ पूछती है, शिवी कौन थे वो लोग? क्या तूने पहले कभी उनको देखा था? शिवी ने मना करते हुए कहा, नहीं दी, मैं उन लोगों को नहीं जानती और ना ही मैंने उन लोगों को पहले कभी देखा है। फिर शिवी ने थोड़ा डरते हुए कहा, दी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो लोग हमारे साथ कुछ गलत ना कर दें। आस्था ने शिवी को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स शिवी, ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ओके, तू टेंशन मत ले। तो वहीं आस्था भी अपने मन में सोचती है, कौन थे वो लोग और पापा ने उनसे पैसे क्यों लिए थे? क्या पापा से इस बारे में बात करूं या नहीं? क्या पापा मुझे इस सब के बारे में बताएंगे? आस्था ये सब सोच ही रही थी कि तभी शिवी पूछती है, क्या हुआ दी, आप क्या सोच रही हो? आस्था ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, ये बता पापा कहाँ है, अब वो ठीक तो है? शिवी ने परेशान होते हुए कहा, जब से वो गुंडे गए हैं तब से पापा बहुत टेंशन में लग रहे थे और बार बार आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें सुलाया था। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। शिवी ने दुखी होते हुए कहा, पता नहीं दी, ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में? इससे पहले हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी और अब ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आस्था ने शिवी को शांत करते हुए कहा, शिवी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा और जा जाकर सो जा, सुबह बात करते हैं इस बारे में। शिवी ने आस्था की बात मानते हुए कहा, ओके, गुड नाइट डी। आस्था ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट। शिवी के जाने के बाद आस्था अपने रूम का दरवाजा बंद करके मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और फिर अपनी टी शर्ट को गले से थोड़ा नीचे करके देखती है तो वहां पर डार्क ब्लू कलर का निशान बना हुआ था, जो अर्जुन के काटने पर बना था। आस्था ने उस निशान को छूते हुए खुद से कहा, तू सच बोल रही थी शिवी, हमारी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और अब इतना कुछ हो रहा है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था और अब पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे की मुश्किलों से मैं लड़ पाऊंगी या नहीं। यही सब सोचते हुए आस्था जाकर बेड पर लेट जाती है और कुछ ही देर में सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह आस्था नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा रही थी, तभी मनोज जी आकर वहीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मनोज जी को देखकर आस्था उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है और नाश्ता सर्व करने लगती है। नाश्ता सर्व करने के बाद आस्था ने मनोज जी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? मनोज जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, वो ऑफिस के काम का थोड़ा प्रेशर है, बस और कुछ नहीं। और हाँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। आस्था ने मनोज जी को समझाते हुए कहा, पापा डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो भी काम है वो हो जाएगा। मेरी मानिए तो जॉब छोड़ दीजिए, आराम से घर पर रहिए, मैं कर जॉब कर रही हूं ना, तो मैं सब संभाल लूंगी। मनोज जी ने आस्था से कहा, इतनी भी कोई चिंता की बात नहीं है कि मैं जॉब छोड़ दूं, छोटी सी बात है, मैं संभाल लूंगा। मनोज जी की बात सुनकर आस्था अपने मन में सोचती है, आई नो पापा, आप मुझे कभी नहीं बताओगे कि आपको किस बात की टेंशन है, लेकिन डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। आपकी बेटी में इतनी ताकत तो है कि वो अपने परिवार को संभाल सके, किसी को भी अपने परिवार को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। फिर आस्था ने मनोज जी से कहा, अच्छा पापा, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आपसे शाम को आकर मिलती हूँ। मनोज जी ने आस्था को समझाते हुए कहा, हाँ बेटा जाओ, पर अपना ख्याल रखना और संभाल कर जाना। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके पापा, मैं अपना ख्याल रखूंगी और आप भी अपना ख्याल रखना। और फिर आस्था वहां से अर्जुन के घर के लिए निकल जाती है। आस्था ने अर्जुन के घर के डोर पर खड़े होकर अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए खुद से कहा, मर गए, आज तो पूरे 15 मिनट लेट हूं, पता नहीं वो खड़ूस क्या करेगा, आज तो भगवान भी उस राक्षस से नहीं बचा सकता। आस्था ये सब सोचते हुए ही डोरबेल बजाती है तो एक सर्वेंट आकर दरवाजा खोलता है। सर्वेंट को अपने सामने देखकर आस्था ने उससे सबसे पहले पूछा,
सर कहाँ है? तो सर्वेंट बोलता है, वो अपने रूम में है। ये सुनकर आस्था ने अपने मन में सोचते हुए कहा, जब तक वो रेडी होकर आएंगे तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, तो शायद मेरे बचने के चांस थोड़े बढ़ जाएंगे। नहीं तो आज तो मेरी बैंड बजना तय है। और फिर वो जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अर्जुन रेडी होकर आता है तो सर्वेंट से आस्था के बारे में पूछता है। तो सर्वेंट बोलता है, वो किचन में है और ब्रेकफास्ट बना रही हैं। तो अर्जुन वहां से सीधा किचन की तरफ चला जाता है। किचन में जाकर अर्जुन देखता है कि आस्था ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी है। अर्जुन को आस्था का इस तरह अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते देखकर काफी अच्छा लग रहा था और उसे आस्था के लिए अलग ही फीलिंग्स आ रही थीं, तो वो वहीं किचन के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और आस्था को देखने लगता है। लेकिन वहीं आस्था को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो अपनी ही धुन में खाना बनाने में लगी हुई थी। काफी देर बाद जब आस्था को ये फील होता है कि कोई उसे घूर कर देख रहा है, तो वो दरवाजे की तरफ देखती है तो अर्जुन को वहां देखकर थोड़ा सकपका जाती है। फिर आस्था अपने आप को नॉर्मल करते हुए अर्जुन से पूछती है, सर आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? तो अर्जुन ने आस्था की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ, वो मुझे प्यास लगी थी। ये बोलते वक्त अर्जुन का ध्यान आस्था के होठों पर था। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, सर आप चलिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। अर्जुन ने आस्था से मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। और वो लगातार आस्था के होठों को देखे जा रहा था। आस्था के होठों को देखकर अर्जुन का गला सूख रहा था। उसका मन उन्हें चूमने का कर रहा था। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, तो आपको क्या चाहिए? और फिर आस्था अर्जुन की नजरों का पीछा करती है तो एकदम से उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और वहीं अर्जुन आस्था की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अर्जुन को अपनी तरफ आते देखकर आस्था अपने कदम पीछे ले जाने लगती है। अर्जुन आस्था की तरफ बढ़ता जाता है तो आस्था पीछे फ्रिज से जाकर लग जाती है और अर्जुन उसके करीब जाकर खड़ा हो जाता है। और जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है और अर्जुन थोड़ा और आगे बढ़कर आस्था के कान के पास जाकर कहता है, मुझे प्यास लगी है तो मुझे फ्रिज से जूस निकालना है, तो क्या तुम थोड़ा साइड हटोगी या फिर ऐसे ही फ्रिज से चिपक कर खड़े रहना है? अर्जुन की बात सुनकर आस्था अपनी आंखें खोल लेती है और एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, तो आपको जूस चाहिए था? अर्जुन ने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ क्यों, एक मिनट, तुम्हें क्या लगा? कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रही थी? आस्था ने अटकते हुए कहा, नहीं, वो मुझे लगा कि आपको कुछ और चाहिए। ये बोलते हुए आस्था रुक जाती है। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे कुछ और चाहिए? और तुम्हें क्या लगा कि मुझे क्या चाहिए? आस्था ने इधर उधर देखते हुए कहा, बस ऐसे ही, मैंने आपको कभी जूस पीते हुए नहीं देखा ना, इसलिए। आस्था ने जानबूझकर अर्जुन के दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो अर्जुन ने फिर से आस्था से पूछा, तुमने बताया नहीं, तुम्हें क्या लगा? आस्था ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं। इस वक्त अर्जुन को आस्था के ऊपर हंसी आ रही थी क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि आस्था किस बारे में सोच रही है। इससे पहले अर्जुन कुछ और बोलता उसका फोन बजने लगता है और वो फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर वहां से चला जाता है। अर्जुन के वहां से जाते ही आस्था एक गहरी सांस लेती है और खुद के ही सिर पर मारते हुए कहती है, स्टूपिड, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। क्या सोच रहे होंगे सर तेरे बारे में? और फिर वो अपने सिर को झटककर अपने काम में लग जाती है। उधर बाहर जाकर अर्जुन ने फोन उठाते हुए कहा, ये फोन उसकी दादी का था। हाँ दादी, बोलिए क्या हुआ, सब ठीक तो है? दादी ने अर्जुन को याद दिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। मैंने तो तुझे ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि तुझे दिए गए 1 महीने के टाइम में 4 दिन निकल गए हैं और अब तेरे पास 26 दिन बचे हैं। है तो याद रखना, वरना तुझे पता ही क्या कहा था मैंने। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, दादी आपने मुझे ये बताने के लिए फोन किया था? दादी ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, हाँ, मैंने यही बताने के लिए फोन किया था और अब से मैं तुझे हर 2 दिन बाद फोन करूंगी, यही याद दिलाने के लिए, समझा तू? अर्जुन ने दादी से पूछा, दादी आपको मुझे परेशान करने में मजा आता है क्या? दादी ने अर्जुन से कहा,
मैं ये सब तुझे परेशान करने के लिए नहीं बोल रही, तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। अर्जुन ने खींचते हुए कहा, दादी शादी करना जरूरी है क्या, जो आप हर वक्त मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो? दादी ने कहा, हाँ जरूरी है। अर्जुन ने खींचते हुए कहा, पर क्यों? शादी करना क्यों जरूरी है? दादी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, क्योंकि शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिससे इंसान की लाइफ बदल जाती है। हमें एक ऐसा साथी मिल जाता है जिससे हम अपना दुख दर्द बांट सकते हैं और खुशी भी। और मैं ये चाहती हूँ कि तेरी लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो तेरी हर एक चीज का ध्यान रखे, तेरी हर खुशी में शामिल हो और तेरे हर एक गम में तेरे साथ हो और जिंदगी भर तेरे साथ रहे। अर्जुन ने दादी से कहा, दादी, जिंदगी भर साथ रहने के लिए शादी की क्या जरूरत है? हम ऐसे भी तो किसी के साथ रह सकते हैं। दादी ने समझाते हुए कहा, नहीं अर्जुन, जिंदगी भर किसी के साथ बिना शादी के नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे रिश्ते को कुछ और ही नाम दिया जाता है। और जरा सोच, अगर तू किसी लड़की के साथ बिना शादी के रहेगा तो दुनिया उसके बारे में क्या सोचेंगी और लोग क्या कहकर बुलाएंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी में खुशियां आए। दादी से बात करते वक्त अर्जुन की नजर अचानक ही आस्था पर चली जाती है, जो वहीं कुछ दूर पर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। तो अर्जुन ने दादी से कहा, दादी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और फोन रख देता है और वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। जब अर्जुन वहां पहुंचता है तो आस्था ने उसको देखकर कहा, बैठिए सर, मैं आपको नाश्ता सर्व कर देती हूँ। तो अर्जुन चुपचाप बैठ जाता है। इस वक्त उसके दिमाग में दादी की कही हुई बातें ही चल रही थीं कि जिंदगी भर के साथ के लिए शादी जरूरी होती है। और वो चुपचाप नाश्ता करने लगता है। उसको ऐसे चुप देखकर आस्था ने अपने मन में सोचते हुए कहा, इन्हें क्या हुआ है, ये इतने चुप क्यों हैं, पूछूं क्या? नहीं नहीं आस्था, कोई जरूरत नहीं है। सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डालने की, इन्हें चुप ही रहने दे। और वहीं बैठ जाती है। अर्जुन ने नाश्ता करने के बाद आस्था से कहा, चलो ऑफिस चलते हैं आस्था। और वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद अर्जुन और आस्था दोनों अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। अर्जुन अपने कैबिन में बैठकर दादी की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था और काफी देर सोचने के बाद वो अपने आप से ही कहता है, अगर जिंदगी भर साथ के लिए शादी जरूरी है तो फिर ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और अब मुझे चाहे जो करना पड़े मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। और कुछ टाइम में ऑफिस आवर खत्म हो जाते हैं, लेकिन आस्था का काम अभी बाकी था, तो काम कर रही थी और ये सब अर्जुन अपने कैबिन में से देख रहा था। और जब आस्था का काम खत्म हो जाता है तो आस्था अपनी कैबिन से बाहर जाने लगती है। ये देखकर अर्जुन भी बाहर चला जाता है। अर्जुन ने आस्था को रोकते हुए कहा, एक मिनट, क्या तुम अकेली घर जा रही हो? आस्था ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अर्जुन ने आस्था से पूछा, क्यों, तुम्हारी वो फ्रेंड चली गई क्या? आस्था ने अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, वो आज आई नहीं थी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसने लीव ले लिया था। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, तो तुम अकेले घर जाओगी? आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आज से पहले भी अकेली गई हूं और आज भी चली जाऊंगी। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। और आस्था वहां से चली जाती है। आस्था के जाते ही अर्जुन किसी को फोन करता है और उसे कुछ समझाकर फोन काट देता है। इधर आस्था घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तभी एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज वहां से कुछ दूरी पर आकर रुकती है और वहीं खड़ी हो जाती है। कुछ देर के बाद जब आस्था टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाती है तो कार भी उस टैक्सी के पीछे निकल जाती है। जब आस्था की टैक्सी उसके घर के सामने आकर रुकती है तो वो कार भी वहीं कुछ दूरी पर रुक जाती है। और जब आस्था घर के अंदर चली जाती है तो उस कार से दो आदमी बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। और वहीं जब आस्था अपने घर के अंदर पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग वहीं सोफे पर बैठे हुए थे और उनमें से एक ने उसके पापा की कॉलर को पकड़ रखा था। ये सब देखकर आस्था को काफी गुस्सा आ जाता है। तो आस्था ने गुस्से में उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे पापा के साथ ऐसे बिहेव करने की? और वो एक झटके से उसके हाथों को अपने पापा के कॉलर से हटा देती है। तो वो आदमी आस्था को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है,
ओह, तो ये है शर्मा जी आपकी बेटी। अब समझ में आया कि क्यों बॉस ने वो डील रखी थी आपके सामने। मुझे लगता था कि बॉस बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है बॉस ने कोई गलती नहीं की आपके सामने वो डील रखकर। और फिर आस्था को अजीब नजरों से घूरने लगता है। उसके इस तरह घूरने पर आस्था को काफी गुस्सा आ जाता है। तो आस्था ने गुस्से में उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी निकलो मेरे घर से, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी उस आदमी ने अजीब तरह से आस्था को देखते हुए कहा, अरे मैडम जी, ऐसे कैसे निकल जाए आपके घर से? हम यहाँ कोई चोरी चाकरी या लूटपाट करने नहीं आए हैं। हम तो यहाँ अपने पैसे लेने आए हैं जो आपके पापा ने हमारे बॉस से लिए थे। आप हमारे पैसे दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आस्था ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे तो जाओ यहां से। तभी उस आदमी ने आस्था को घूरते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे मैडम जी? यही बात तो आपके पापा ने बोली थी कि पैसे दे देंगे, और आज तक पैसे नहीं लौटा पाए। और यही बात आप बोल रही हैं, लेकिन अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए कल तक का वक्त है आपके पास पैसे लौटाने के लिए। और अगर कल तक आपने पैसे नहीं लौटाए तो आपको हमारी डील माननी पड़ेगी। और अगर आपने हमारी डील नहीं मानी तो आपके साथ क्या होगा, ये आप सोच भी नहीं सकती। तभी उस आदमी ने मनोज जी की तरफ देखते हुए कहा, पूरे 10 लाख। ये सुनकर आस्था एकदम से बोल पड़ती है, 10 लाख? तो इस आदमी ने आस्था की तरफ देखकर कहा, हाँ, और कल तक आपको पूरे पैसे लौटाने हैं तो सोच लीजिए कि आपको पैसे लौटाने हैं या हमारे साथ डील करना है। और वो डील आपके पापा को पता है तो पूछ लेना। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के वहां से जाते ही मनोज जी वहीं सोफे पर हताश होकर बैठ जाते हैं। इस वक्त उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी आस्था उनके पास बैठते हुए पूछती है। आस्था ने मनोज जी के पास बैठते हुए कहा, पापा कौन थे वो लोग, और आपने उन लोगों से पैसे क्यों लिए थे? प्लीज पापा, मुझे सब कुछ सच सच बताइए कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं आपकी हेल्प कैसे कर पाऊंगी। मनोज जी ने आस्था को याद दिलाते हुए कहा, बेटा आपको याद है जब शिवी का एक्सीडेंट हुआ था तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन के लिए बोला था। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी। आस्था ने कहा, हाँ पापा मुझे याद है, और उन पैसों लिए आपने लोन लिया था। मनोज जी ने आस्था को सच बताते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैंने लोन लिया है, बल्कि मैंने कोई लोन नहीं लिया था। आस्था ने हैरान होते हुए कहा, तो वो पैसे कहां से आए थे? मनोज जी ने कहा, वो पैसे मैंने किसी से उधार लिए थे। आस्था ने पूछा, किससे? मनोज जी ने कहा, युवराज सिंघानिया से। आस्था ने मनोज जी से पूछा, कहीं ये वही युवराज सिंघानिया तो नहीं जो पिछले साल किसी लड़की के साथ रेप करने के लिए अरेस्ट हुआ था? मनोज जी ने निराशा से सिर झुकाते हुए कहा, हाँ ये वही है। आस्था ने परेशान होते हुए कहा, क्या पापा आपने इस घटिया आदमी से पैसे लिए थे? मनोज जी ने कहा, मुझे क्या पता था बेटा कि वो इतना घटिया आदमी निकलेगा। उसने सामने से आकर मेरी मदद की थी तो मुझे लगा कि वो एक अच्छा इंसान है, पर मैं गलत था। वो तो इंसान के रूप में एक हैवान है। आस्था ने मनोज जी को समझाते हुए कहा, पापा आप अपने आप को दोष मत दीजिए, कभी कभी हम इंसान को पहचानने में गलती कर देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने तो 5 लाख रुपए लिए थे ना, तो ये 10 लाख क्यों बोल रहा था? मनोज जी ने परेशान होते हुए कहा, 5 लाख रुपए उसने इंटरेस्ट के बढ़ा दिए हैं। आस्था ने मनोज जी से पूछा, क्या 5 लाख रुपए इंटरेस्ट के किस तरह से हो रहे हैं? तो मनोज जी ने आस्था से झूठ बोलते हुए कहा, वो चाहता है कि 5 लाख रुपए के बदले में उसे अपना घर दे दूं, और अगर मैंने उसे अपना ये घर नहीं दिया तो मुझे उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। आस्था ने मनोज जी को रिलैक्स करते हुए कहा, रिलैक्स पापा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। उधर उन गुंडों को आस्था के घर से निकलते हुए उन 2 आदमियों ने देख लिया था जो कुछ देर पहले आस्था का पीछा कर रहे थे, और वो किसी को फोन लगाकर ये सब बता देते हैं। इधर आस्था अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी और सोच रही थी, मैं कल तक इतने सारे पैसे कहां से लेकर आऊंगी। तभी वो सोचती है, क्यों ना मैं अर्जुन सर से हेल्प ले लूं, मगर अर्जुन सर ने तो मुझे मेरी सैलरी देने से भी मना कर दिया था, तो वो मुझे इतने सारे पैसे क्यों देगा।
तभी आस्था के फोन पर किसी का फोन आता है तो आस्था अपना फोन देखती है तो शिवी का फोन आ रहा था, क्योंकि शिवी आज घर पर नहीं थी, वो अपनी किसी फ्रेंड के घर पर थी। आस्था ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ छोटी, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? शिवी ने आस्था से कहा, क्यों, मुझे कुछ काम होगा तभी आपको कॉल करूंगी, क्या ऐसे ही नहीं कर सकती? आस्था ने कहा, नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। शिवी ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ दी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतना लो साउंड क्यों कर रही हो? आस्था ने कहा, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा थक गई हूं, इसलिए तुझे लग रहा होगा। शिवी ने कहा, ओके दी, आप आराम कीजिए, मैंने तो बस ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आप घर पहुंच गए हो या नहीं। आस्था ने कहा, हाँ, मैं घर पहुंच गई हूं। शिवी ने कहा, ओके दी, ठीक है, एंड गुड नाइट। आस्था भी गुड नाइट बोलकर फोन रख देती है। आस्था फोन रखने के बाद अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ शिवी, तू यहां नहीं है, वरना आज जो हुआ वो देखकर तू परेशान हो जाती। और फिर वो अपने बेड पर लेट जाती है और कुछ देर में ही उसे नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का बड़े से आलीशान घर के हॉल में सोफे पर बड़ी शान से बैठा हुआ था और उसके आस पास कुछ लोग खड़े हुए थे, तो वो उन लोगों से पूछता है, हाँ बोलो, क्या कहा उसने? तभी उन लोगों में से एक आदमी ने कहा, सर, उन्होंने बोला है कि कल वो आपके पैसे लौटा देंगे। उस आदमी की बात सुनकर उस लड़के के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखते हैं कि कल वो पैसे लौटाती है या खुद मेरे पास होती है। वहीं खड़ा एक लड़का पूछता है, यार एक बात बता, तूने तो उन्हें 5 लाख रुपए दिए थे ना, तो ये 10 लाख का क्या चक्कर है? तभी उस लड़के ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, अरे विशाल, पैसे तो सिर्फ बहाना है, मुझे तो कुछ और ही चाहिए जो बहुत जल्द मिलने वाला है। ये लड़का कोई और बल्कि युवराज सिंघानिया है और उसके साथ बैठा लड़का उसका दोस्त विशाल मलिक है। वो भी युवराज की तरह ही एक घटिया किस्म का इंसान है। विशाल ने युवराज से पूछा, तुझे ऐसा क्या चाहिए जो तू पैसे छोड़ने के लिए तैयार है? युवराज ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, जो मुझे चाहिए वो बहुत अनमोल है और उसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, 1 मिनट, कहीं ये कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? क्योंकि जहां तक मैं तुझे जानता हूं, लड़कियों से अनमोल तेरे लिए कोई चीज नहीं है, और वो भी खूबसूरत लड़कियां। युवराज ने शैतानियत मुस्कुराते हुए कहा, काफी अच्छे से जानता है तू मुझे। हाँ, वो काफी खूबसूरत थी। अरे जब मैंने उसे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था ना, तब से उसे पाने के लिए तड़प रहा हूं, और अब वो बहुत जल्द ही मेरे पास होगी। विशाल ने युवराज से कहा, तू नहीं सुधरेगा, मतलब तूने ये सब उस लड़की के लिए किया था? युवराज ने कहा, हाँ, और अब मैं उसे हमेशा के लिए पाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। नेक्स्ट मॉर्निंग आस्था सुबह जल्दी उठकर अर्जुन के घर के लिए निकल जाती है। आज आस्था काफी टेंशन में लग रही थी। वहां पहुंच चलकर वो सीधा किचन में जाकर अपना काम करने लगती है। तभी अर्जुन ने जिम से आते हुए सर्वेंट से पूछता है, आस्था आ गई है क्या? तो सर्वेंट बोलता है, हाँ वो आ गई है और किचन में अपना काम कर रही है। तो अर्जुन वहां से अपने कमरे में रेडी होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद आस्था डिनिंग टेबल पर खाना लगा रही होती है। तभी अर्जुन भी वहीं आकर बैठ जाता है, लेकिन आस्था ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि अर्जुन वहां आकर बैठ गया है। जब से अर्जुन वहां आया था तब से वो आस्था को नोटिस कर रहा था। उसे आस्था के फेस पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। तभी अर्जुन ने आस्था को बुलाते हुए कहा, आस्था, लेकिन आस्था कोई जवाब नहीं देती। तो अर्जुन थोड़ी सख्त आवाज में पूछता है, क्या हुआ आस्था, तुम ठीक तो हो? अर्जुन के इस तरह पूछने पर आस्था अपने सेंस में वापस आ जाती है और अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछती है, सर आप कब आए? अर्जुन ने टोंट मारते हुए कहा, जब तुम अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी तब। अच्छा ये बताऊं क्या हुआ है, क्या सोच रही थी? आस्था ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं सर को, कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने आस्था से पूछा, अच्छा एक बात बताऊं, कल वो लोग कौन थे जो तुम्हारे घर पर आए हुए थे? आस्था अनजान बनते हुए कहा,
कौन लोग सर? कल मेरे घर कोई नहीं आया। आस्था के इस तरह झूठ बोलने पर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। अर्जुन गुस्से में आस्था से पूछता है, आस्था, मैंने जो पूछा है उसका सच सच जवाब दो। कौन थे वो लोग और क्यों आए थे? आस्था ने भी चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना कोई नहीं आया था, तो आप बार बार क्यों एक ही सवाल पूछ रहे हो? आस्था के इस तरह बार बार झूठ बोलने पर अर्जुन को काफी गुस्सा आ जाता है। तो अर्जुन ने आस्था के दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहा, आस्था, जो मैं पूछ रहा हूं उसका सच सच जवाब दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन के इस तरह के बिहेव पर आस्था को भी काफी गुस्सा आ जाता है और आस्था ने गुस्से में अर्जुन से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे, और आप होते कौन हैं ये जानने वाले कि कल कौन आया था और कौन नहीं? ये मेरी पर्सनल लाइफ है और अच्छा होगा कि आप मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहें। और फिर अर्जुन से छूटकर वहां से चली जाती है। तो वहीं अर्जुन आस्था के कहे हुए शब्दों के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद आस्था अर्जुन के पास वापस आती है और उससे बोलती है, सर, मुझे छुट्टी चाहिए। अर्जुन ने कहा, क्यों, तुम्हें लीव क्यों चाहिए? आस्था ने परेशान होते हुए कहा, सर, एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे अभी के अभी घर जाना पड़ेगा, प्लीज सर, जाने दीजिए, मैं आज का काम कल कर दूंगी। आस्था को इतनी टेंशन में देखकर अर्जुन भी उसे घर जाने के लिए बोल देता है। तो आस्था जल्दी से वहां से निकल जाती है। आस्था के वहां से जाने के बाद अर्जुन किसी को फोन करता है और कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और फोन रख देता है। इधर आस्था घर पहुंच जाती है तो देखती है शिवी भी घर आ गई थी। शिवी ने आस्था को इस तरह टेंशन में देखकर पूछा, क्या हुआ दी, आपने मुझे इतनी जल्दी घर क्यों बुलाया? आस्था ने शिवी से कहा, तू अपना बैग पैक कर जल्दी। शिवी हैरान होते हुए कहा, क्यों दी, हम कहीं जा रहे हैं क्या? आस्था ने कहा, हम नहीं, तू जा रही है। शिवी ने आस्था से पूछा, लेकिन मैं कहां जा रही हूं? आस्था ने कहा, वो दिल्ली से बुआ का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब है तो मैंने बोल दिया था तेरे एग्जाम हो गए हैं तो तू आ जाएगी। शिवी ने हां बोलते हुए कहा, ठीक है दी, मैं चली जाती हूं, लेकिन आप अपना और पापा का ध्यान रखना। और वैसे जाना कब है? आस्था ने कहा, अभी निकलना है, 1 घंटे में तेरी गाड़ी है तो तू अभी निकल रही है। शिवी ने आस्था से कहा, पर दी, पापा का तो वेट कर लेते हैं। आस्था ने शिवी से झूठ बोलते हुए कहा, पापा को मैंने बता दिया है तो तू टेंशन फ्री होकर जा। शिवी ने कहा, ओके दी, मैं अभी बैग पैक करती हूं। और कुछ ही देर में शिवी का सामना पैक हो जाता है और वो दिल्ली के निकल जाती है। शिवी के जाने के बाद आस्था ने खुद से कहा, आई एम सॉरी शिवी, मैंने तुझसे झूठ बोला, लेकिन मैं क्या करती तुझे यहां रखकर तेरी लाइफ को खतरे में तो नहीं डाल सकती थी। कुछ देर बाद मनोज जी भी घर आ जाते हैं और मनोज जी ने हड़बड़ाते हुए आस्था से कहा, आस्था, अपने बैग पैक करो जल्दी, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, और शिवी को भी बोलो वो भी अपना बैग पैक करे। आस्था ने मनोज जी पूछा, लेकिन पापा, हम जा कहां रहे हैं और शिवी यहां नहीं है? मनोज जी ने आस्था से पूछा, शिवी कहां है? आस्था ने जवाब देते हुए कहा, शिवी को तो मैंने दिल्ली भेज दिया। मनोज जी ने हैरान होते हुए कहा, कब? आस्था ने मनोज को बताते हुए कहा, अभी कोई 1-1.5 घंटे पहले, अभी तक तो उसकी गाड़ी छूट भी गई होगी। मनोज जी ने आस्था से कहा, कोई बात नहीं, हम शिवी को फोन करके बुला लेंगे, तुम जाकर अपने बैग पैक करो। तो आस्था और मनोज जी दोनों अपने अपने बैग्स पैक करने के लिए चले जाते हैं। और कुछ देर बाद जब वो लोग वहां से जाने के लिए घर का दरवाजा खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर युवराज अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था। युवराज को वहां देखकर मनोज जी तो काफी डर जाते हैं और वहीं आस्था तो उसे घिन भरी नजरों से देख रही थी। तभी युवराज ने घर के अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ शर्मा जी, शहर छोड़कर भाग रहे थे, वो भी मेरे पैसे लौट आए बिना? मनोज जी ने डरते हुए कहा, नहीं, हम भाग नहीं रहे थे, हम कुछ दिनों के लिए कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे थे। युवराज ने उनके बैग्स को देखते हुए कहा, आपको देखकर तो यही लग रहा है कि आप शहर छोड़कर भाग रहे थे, और वैसे भी आपने अपनी छोटी बेटी को तो पहले ही भगा दिया, और अब बड़ी बेटी को भी लेकर भाग रहे थे, वो भी मेरा कर्जा दिए बिना। मनोज जी ने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। युवराज ने आस्था के चारों तरफ घूमते हुए कहा, तो कैसी बात है, जरा मुझे भी तो बताइए। युवराज आस्था को अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक घूर रहा था।
उसके ऐसे घूरने पर आस्था को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी युवराज ने आस्था का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी होने वाली वाइफ को ऐसे बिना बताए ले जाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? युवराज के ऐसे हाथ पकड़ने पर आस्था को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ झटकते हुए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ झड़ देती है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आस्था के थप्पड़ मारने पर युवराज ने अपना हाथ अपने गाल पर रखकर दांत पिसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। और फिर उसने अपने आदमियों को कहा, पकड़ो इन बाप बेटी को और ले चलो यहां से, फिर बताऊंगा इसे कि युवराज सिंघानिया क्या चीज है। और फिर उसके आदमी आस्था और मनोज जी को पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। जब वो लोग उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे तो दो लोगों ने उन्हें देख लिया था। वो दो लोग और कोई नहीं वही आदमी थे जो उस दिन आस्था के पीछे उसके घर तक आए थे। तभी उनमें से एक आदमी किसी को फोन करता है और सब बता देता है। तो उधर से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो वो लोग भी जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इधर वो लोग आस्था और मनोज जी को लेकर एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहां कोई आता जाता नहीं था। वहां पर जंगल के अलावा कुछ नहीं था और वहीं जंगल के बीचों बीच एक घर बना हुआ था जो युवराज ने अपनी अय्याशी के लिए बनवाया था। वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ कई लड़कियों को लेकर आता था, जिनमें से कुछ खुद आती थी और कुछ लड़कियों को जबरदस्ती लाया जाता था ताकि वो बिना युवराज की मर्जी के यहाँ से भाग ना सके। और आज वो यही आस्था को भी लेकर आया था। ये सब देखकर आस्था अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घबरा रही थी। वो यही सोच रही थी कि पता नहीं उसके साथ अब क्या होगा। इधर वो कार भी वहां से थोड़ी दूरी पर रुक जाती है जो उन लोगों की गाड़ी का पीछा कर रही थी। तभी वो लोग वहां खड़े होकर किसी को कॉल करते हुए बोलते हैं, बॉस हम लोग वहां पहुंच गए हैं, हम अभी आपको यहाँ की लोकेशन भेजते हैं। ये बोलकर फोन रख देते हैं। इधर युवराज आस्था को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाता है और सीधा रूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है और आस्था की तरफ बढ़ जाता है। युवराज की इस हरकत पर आस्था बहुत ज्यादा घबरा गई थी और जब वो युवराज को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वहीं बेड के एक कोने में सिमट कर बैठ जाती है। युवराज आस्था के काफी करीब पहुंच जाता है तो आस्था काफी ज्यादा डर जाती है और के कारण अपने फेस को अपने दोनों हाथों से छुपा लेती है। आस्था को इस तरह डरते हुए देखकर युवराज उससे पूछता है। युवराज ने आस्था के करीब जाते हुए कहा, क्या हुआ, डर गई? डोंट वरी, अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, लेकिन शादी के बाद तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। युवराज के मुंह से शादी की बात सुनकर आस्था शॉक रह जाती है और फिर आस्था ने युवराज पर चिल्लाते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? शादी और भी तुमसे? अरे तुमसे शादी करने से तो अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। युवराज ने आस्था को देखते हुए कहा, तुम शादी करोगी, जरूर करोगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। तभी वो आस्था को अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है जिसमें मनोज जी एक अंधेरे कमरे में कुर्सी पर रस्सियों से बंधे हुए थे और कुछ गुंडे उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, जिसे देखकर आस्था ने युवराज पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम छोड़ दो मेरे पापा को, वरना अच्छा नहीं होगा। युवराज ने आस्था को धमकी देते हुए कहा, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना निकल जाए। ये सुनकर आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आस्था ने युवराज की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आस्था के इस तरह कॉलर पकड़ने पर युवराज को भी गुस्सा आ जाता है तो वो आस्था के हाथों को गुस्से में झटक देता है, जिससे आस्था का हाथ पास में टेबल पर रखे गिलास से लग जाता है और वो गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। आस्था ने रोते हुए कहा, प्लीज छोड़ दो उन्हें, प्लीज। युवराज ने आस्था को धमकाते हुए कहा, मैंने कहा ना, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगी तब तक नहीं छोड़ूंगा। आस्था ने रोते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, पर प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। युवराज ने शैतानियत से मुस्कुराते हुए कहा, गुड, तो ठीक है, शादी के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर युवराज वहां से चला जाता है और आस्था वहीं जमीन पर घुटनों पर बैठकर रोने लगती है और कुछ देर बाद खड़े होकर वहां से वॉशरूम की तरफ जाने लगती है तो वहां पड़ा कांच उसके पैर में चुभ जाता है
जिससे आस्था दर्द से कराह उठती है। कुछ देर बाद आस्था मिरर के सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। इस वक्त आस्था के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो इस वक्त अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख रही थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक से उसे अर्जुन की याद आ जाती है और वो उसके बारे में ही सोचने लगती है। अर्जुन के बारे में सोचते वक्त आस्था के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी उस रूम का डोर खुलता है और युवराज अंदर आता है। युवराज आस्था को इस तरह शादी के जोड़े में देखता है तो उसके फेस डेविल स्माइल आ जाती है, मानो वो आस्था को ये बता रहा हो कि वो जीत गया हो और आस्था को हार मानकर उससे शादी करनी पड़ रही हो। और फिर वो जबरदस्ती आस्था का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है तो वहीं आस्था उसी से अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। युवराज ने आस्था का हाथ इतना टाइट पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से आस्था की चूड़ियां टूटकर उसके हाथ में चुभ गई थीं और वहां से खून निकलने लगा था, जिस वजह से आस्था को काफी दर्द भी हो रहा था। और वो उसी तरह आस्था को खींचते हुए नीचे हॉल में लाकर खड़ा कर देता है, जहां पर पहले से ही शादी की पूरी तैयारी की गई थी। तो आस्था ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? मैं देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। तभी युवराज किसी को इशारा करता है तो वो आदमी मनोज जी को वहां ले आता है। मनोज जी को वहां देखकर आस्था की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मनोज जी को वहां देखकर आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़ते हुए जाकर मनोज जी के गले लग जाती है और रोने लगती है। मनोज जी आस्था को यूं शादी के जोड़े में देखकर खुद से दूर करते हुए पूछते हैं। मनोज जी ने आस्था से पूछा, आस्था, तुमने ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? कहीं तुम इस कमीने से शादी तो नहीं कर रही हो? ये सुनकर आस्था अपना सिर झुका लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मनोज जी ने डरते हुए कहा, आस्था क्या हुआ? बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूं। तब भी आस्था कुछ नहीं बोलती और सिर झुकाकर खड़ी रहती है। आस्था को कुछ जवाब ना देता देख मनोज जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, आस्था, मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुमसे जवाब दो। मनोज जी को इस तरह चिल्लाते देख युवराज उनके पास आते हुए बोलता है। युवराज ने मनोज जी से कहा, शांत ससुर जी, शांत, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। युवराज के खुद को ससुर जी बुलाने पर मनोज जी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो बेमतलब के रिश्ते बनाना बंद करो। युवराज ने मनोज से कहा, अरे ससुर जी, आप मेरी होने वाली वाइफ के पापा हैं तो इस हिसाब से आप मेरे ससुर जी ही हुए ना। मनोज जी ने गुस्से में कहा, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। इससे पहले वो कुछ कर पाते तब तक युवराज अपने आदमियों को इशारा कर देता है और वो लोग मनोज जी को पकड़ लेते हैं। मगर मनोज जी ने चिल्लाते हुए कहा, आस्था बेटा, प्लीज इस कमीने से शादी मत कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, मेरी बात मान, ये शादी मत कर। मनोज जी के ऐसे चिल्लाने पर युवराज ने अपने आदमियों से कहा, ससुर जी काफी ज्यादा बोल रहे हैं तो उनका मुंह बंद कर दो। युवराज के ऐसा बोलने पर आस्था डर जाती है। उसे लगता है कि वो उन्हें मारने के लिए बोल रहा है। तो आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम पापा को कुछ नहीं करोगे। तो युवराज ने आस्था के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, रिलैक्स स्वीटहार्ट, मैं उन्हें मार नहीं रहा हूं, बस चुप करा रहा हूं, तो जस्ट रिलैक्स। तभी एक आदमी मनोज जी को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर आस्था ने युवराज के सीने पर मारते हुए कहा, क्या किया है तुमने मेरे पापा के साथ? तो युवराज ने उसका हाथ पकड़कर गुस्से से कहा, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ बेहोश किया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत कुछ कर सकता हूं। और फिर वो आस्था का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मंडप की तरफ ले जाने लगता है। मंडप में पहुंचकर वो आस्था को जबरदस्ती अपनी बगल में बैठा लेता है। तभी बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जिससे वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तभी युवराज वहां खड़े अपने आदमियों को बाहर देखने के लिए भेजता है, लेकिन काफी देर बाद भी वो लोग वापस नहीं आते और फिर एक और धमाके की आवाज आती है। तो युवराज ने चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहा, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? बाहर जाकर देखो किसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है। तो वो लोग भी बाहर चले जाते हैं। काफी देर बाद वो लोग भी वापस नहीं आते और फिर से एक आवाज आती है। इससे पहले युवराज अपने आदमियों को कुछ बोलता, तभी धड़ाम की आवाज से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। तो सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं
तभी वहां से एक शख्स अपने कुछ आदमियों के साथ अंदर आ रहा होता है। वो शख्स किसी राजा की तरह लग रहा था। उसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसके आदमी युवराज के आदमियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके हथियार छीन लेते हैं। उस शख्स को देखकर तो युवराज के भी पसीने छूट गए थे और वो अटकते हुए कहता है, आ अर्जुन सी डॉट सिंहरा राठौर। तो अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, हाँ अर्जुन सिंह राठौर, कोई शक? अर्जुन के मुंह से यह सुनकर तो युवराज की हालत और खराब होने लगी थी। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही था जो अपने आदमियों के साथ आया था। और उसके साथ वो दोनों लोग भी थे जो आस्था का उस दिन पीछा कर रहे थे। वो लोग और कोई नहीं बल्कि अर्जुन के ही आदमी थे, जिन्हें अर्जुन ने ही आस्था की सेफ्टी के लिए लगाया था और आस्था के हर पल की खबर लेता था, जिस वजह से वो आज यहां तक पहुंच गया था। और वहीं आस्था अर्जुन को देखकर काफी खुश थी और वो युवराज के हाथों से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन युवराज उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी अर्जुन ने युवराज को गुस्से में घूरते हुए कहा, छोड़ दो उसे। तभी युवराज ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लोगे? अर्जुन ने गुस्से में कहा, अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी युवराज आस्था का हाथ छोड़ देता है तो आस्था वहां से भागते हुए सीधे जाकर अर्जुन के गले लग जाती है और अर्जुन भी उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। आस्था ने अर्जुन को इतनी कसकर गले लगाया था कि वो उसके अंदर ही समाना चाहती हो। ये सब देखकर वहां खड़ा अमन तो शॉक में ही चला गया था। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने किसी लड़की को गले लगाया हुआ है और वो जल्दी से फोन निकलकर उन दोनों की फोटो खींच लेता है। तभी आस्था अर्जुन के सीने से लगी हुई ही बेहोश हो जाती है और जब अर्जुन को लगता है कि आस्था कोई हरकत नहीं कर रही तो वो उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए देखता है तो वो बेहोश हो चुकी थी। तो अर्जुन जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर वहीं रखे सोफे पर लिटा देता है और फिर आस्था के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी अमन एक गिलास में पानी लेकर आता है और अर्जुन दे देता है तो अर्जुन आस्था के फेस पर पानी के कुछ छींटे मारता है, जिससे आस्था को थोड़ा होश आ जाता है और आस्था ने बड़बड़ाते हुए कहा, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। तो अर्जुन ने आस्था के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ आस्था, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है, देखो वो ठीक है। जब आस्था बेहोश हुई थी तब तक अर्जुन के आदमी मनोज जी को होश में ले आते हैं और इस वक्त वो आस्था के पास ही थे। तभी आस्था धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है मनोज जी उसके सामने ही बैठे थे। तो वो जल्दी से खड़े होकर अपने पापा के गले लग जाती है। तो मनोज जी ने आस्था को शांत करते हुए कहा, मैं ठीक हूं बेटा, शांत हो जा और चल अब घर चलते हैं। मनोज जी ने आस्था को शांत कराते हुए कहा, मैं ठीक हूं बेटा, तू शांत हो जा और चल घर चलते हैं। ये बोलकर वो आस्था का हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। तो पीछे से युवराज की आवाज आती है, शर्मा जी, आप अपनी बेटी को यहां से लेकर तो जा रहे हो, पर क्या तुमने ये सोचा है कि यहां से जाने के बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी? जब लोगों को ये पता चलेगा कि उसे कोई उठाकर ले गया था और एक रात के बाद उसे छोड़ दिया। ये सुनते ही मनोज जी जैसे वहीं जम गए हों। वो वहां से एक कदम भी बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और फिर मनोज जी ने गुस्से से युवराज पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे ऐसा बोलने की? युवराज ने कहा, इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? मैं तो वही बोल रहा हूं जो सच है। ये बात आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर समाज तो नहीं पता और समाज जो देखता है उसे ही सच मानता है। मनोज जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? युवराज ने मनोज जी को समझाते हुए कहा, मतलब यही कि आस्था को उठाते हुए आपके पड़ोसियों ने देख लिया था, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? और फिर कौन आपकी इस खूबसूरत बेटी से शादी करेगा? और फिर दुनिया का तो आपको पता ही है कि बिना शादी की लड़की को वो किस नजर से देखते हैं। युवराज की बातें सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वहीं मनोज जी तो सदमे में चले गए थे। वो यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि अब दुनिया वाले आस्था के चरित्र पर उंगली उठाएंगे और वो जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको इस तरह परेशान देखकर युवराज ने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास।
आस्था की शादी करवा दीजिए। मेरे साथ तो कोई उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। मनोज जी ने गुस्से में कहा, मैं आस्था की शादी तुमसे कभी नहीं करवाऊंगा, अपने जीते जी तो कभी नहीं, चाहे जो हो जाए। युवराज ने मनोज जी से कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूं कौन इससे शादी करता है और बदनामी से बचाता है। जब समाज इसे नहीं अपनाएगा तब ये खुद गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आएगी, फिर मैं इसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखूंगा। इससे आगे युवराज और कुछ बोलता तब तक उसके फेस पर एक जोरदार पंच पड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और जब वो सामने देखता है तो अर्जुन उसे गुस्से में खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तो युवराज ने अर्जुन को देखते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर राठौर, आपको किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है? कहीं आप भी तो वही नहीं चाहते हैं जो मैं चाहता हूं? और मैंने आस्था को यहाँ लाकर आपके अरमानों पर पानी फेर दिया, लेकिन क्या करें, आस्था चीज ही ऐसी है कि उसे पाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप अपने अरमान पूरे कर लीजिए, उसके बाद मैं कर लूंगा। युवराज की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, शट अप! अगर इससे आगे एक और वर्ड बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और रही बात आस्था की शादी की, तो मैं करूंगा उससे शादी, और देखता हूं कौन मुझे रोकेगा। अर्जुन के मुंह से ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अमन तो जैसे सदमे में ही चला गया था, उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और आस्था तो बस अर्जुन को ही देखे जा रही थी और उसके सोचने और समझने की शक्ति तो जैसे खत्म ही हो गई थी। वहीं मनोज जी अर्जुन के ऐसा बोलने पर हैरान थे। भी अर्जुन आस्था का हाथ पकड़कर उसे मंडप में ले जाता है और आस्था बस उसे देखे जा रही थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और ऐसा करने से मनोज जी भी अर्जुन को नहीं रोकते, क्योंकि उन्हें इतना तो पता था कि अर्जुन युवराज जैसा नहीं है और वो अपनी बेटी की इज्जत के खातिर चुप थे। तभी अर्जुन ने आस्था को अपने साथ मंडप में बिठाते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। तो पंडित जी भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहीं पास में खड़ा अमन अपना मुंह खोले हुए ये सब देख रहा था और अपने फोन में वीडियो भी बना रहा था। तभी पंडित जी ने दोनों को देखते हुए कहा, वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। अर्जुन खड़ा हो जाता है और आस्था का हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा करता है। और जैसे ही आस्था फेरों के अपने कदम बढ़ाती है तो लड़खड़ा जाती है, जिससे अर्जुन तुरंत उसे संभाल लेता है। और जब आस्था के पैरों की तरफ देखता है तो उसे युवराज पर काफी गुस्सा आता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आस्था को अपनी गोद में उठा लेता है और फेरे लेने लगता है। इसी तरह फेरे पूरे हो जाते हैं। पंडित जी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, वर वधू की मांग में सिंदूर भरिए। अर्जुन आस्था की मांग में सिंदूर भर देता है। जैसे ही अर्जुन आस्था की मांग में सिंदूर लगाता है तो आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ सिंदूर उसकी नाक पर गिर जाता है, जिसे देखकर पंडित जी ने आस्था से कहा, काफी खुशकिस्मत हो बेटा, आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर आस्था एक नजर अर्जुन को देखती है, जो उसे ही देख रहा होता है, तो आस्था जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती है। पंडित जी ने अर्जुन को देखते हुए कहा, वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। फिर अर्जुन आस्था को मंगलसूत्र पहनाता है और इसी के साथ पंडित जी बोलते हैं, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सब देखकर युवराज को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वहीं अमन तो ये सब देखकर हवा में उड़ रहा था और सोचते हुए कहता है, इस सब के बारे में दादी को जल्दी से जल्दी बताना पड़ेगा, ये न्यूज सुनकर तो दादी खुश हो जाएंगी। तभी उसे अर्जुन की कड़क आवाज आती है तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है। अर्जुन ने अमन से कड़क आवाज में कहा, तुम जो सोच रहे हो वो करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अभी के लिए आस्था और उसके पापा को यहाँ से लेकर बाहर जाओ, मैं अभी आता हूं। तो अमन आस्था और मनोज जी को लेकर बाहर चला जाता है। उनके बाहर जाते ही अर्जुन ने युवराज के पास जाकर धमकी देते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद उससे दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो कोई मामूली लड़की नहीं है, अब वो मिसेस आस्था अर्जुन सिंह राठौर है। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठने की भी हिम्मत की तो जिंदा गाड़ दूंगा। तो अच्छा होगा, तुम उससे दूर रहोगे। अभी के लिए जिंदा छोड़ रहा हूं, पर आगे ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे आस्था के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आई होप तुम मेरी बात समझ गए होंगे। अर्जुन के मुंह से ये सब सुनकर तो युवराज के पसीने ही निकल गए थे। उसकी मानो सांसें ही थम सी गई थीं। और ये सब बोलकर अर्जुन भी वहां से बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचकर वो देखता है कि मनोज जी और आस्था गाड़ी में बैठे हैं और अमन बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने अमन के पास जाकर कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अमन और अर्जुन वहां से कुछ दूर पर चले जाते हैं। अर्जुन ने सीरियस होते हुए कहा, आज जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अमन ने अर्जुन से कहा, लेकिन क्यों? तुझे पता है ना कि दादी तेरी शादी के लिए कितनी बेताब हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि तूने शादी कर ली है तो वो कितना खुश हो जाएगी। लेकिन पता नहीं तुझे क्या प्रॉब्लम है जो तू उन्हें बताना नहीं चाहता। अर्जुन ने अमन को धमकाते हुए कहा, नहीं, अभी तू किसी को कुछ नहीं बताएगा। जब टाइम आएगा तब मैं दादी को खुद जाकर सब बता दूंगा, और अगर तूने फिर भी कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमन ने अर्जुन से कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। खुश? अब ये बता कि हमें जाना कहाँ है? I mean, घर या कहीं और? अर्जुन ने कहा, ऑब्वियसली घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? और फिर वो दोनों भी गाड़ी में बैठकर अर्जुन के घर की तरफ निकल जाते हैं। सभी लोग अर्जुन की गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। तभी मनोज जी ने अर्जुन से कहा, बेटा, मुझे मेरे घर छोड़ दो। अमन ने मनोज जी को समझाते हुए कहा, पर अंकल, इस वक्त आपके घर पर रहना सेफ नहीं है, तो आप हमारे साथ चलिए। मनोज जी ने अमन से कहा, नहीं बेटा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मुझे मेरे घर पर ही छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब वो कमीना वापस नहीं आएगा, उसे उसका सबक मिल चुका है, और अब मुझे उससे डर भी नहीं लगता। अमन ने मनोज जी से कहा, ठीक है अंकल, हम आपको आपके घर पर छोड़ देते हैं। और वो गाड़ी को आस्था के घर की तरफ मोड़ देता है। और कुछ ही देर में गाड़ी आस्था के घर पर पहुंच जाती है तो मनोज जी गाड़ी से उतर जाते हैं, और उनके साथ आस्था भी गाड़ी से उतरने लगती है। आस्था को गाड़ी से उतरते देख अमन आस्था से पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं? आस्था ने अमन को देखते हुए कहा, कहाँ जा रही हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? अपने घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? अमन ने आस्था से कहा, पर अब ये आपका घर नहीं है, अब आपका घर आपका ससुराल है, क्योंकि शादी के बाद लड़की का घर वहीं होता है। आस्था ने मनोज जी की तरफ देखते हुए कहा, पापा आप अंदर जाइए, मैं अभी आती हूँ। मनोज जी ने आस्था से कहा, पर बेटा आप। इसके आगे मनोज जी कुछ और बोलते, तब तक आस्था ने फिर से कहा, पापा मैंने कहा ना, आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। तो मनोज जी वहां से चले जाते हैं। मनोज जी के जाते ही आस्था ने अर्जुन से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो अमन उन दोनों को अकेला छोड़कर गाड़ी से बाहर चला जाता है। अमन के बाहर जाते ही अर्जुन आस्था से बोलता है, बोलो क्या बात करनी है? हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। तेज ये चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। आगे की स्टोरी दूसरे चैनल पर आएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कम्युनिटी पोस्ट पर भी है। एक्श की स्टोरी, चैनल नेम,